डियर स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक्स में या पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे पार्चुरेशन के बारे में, मतलब चाइल्ड बर्थ के बारे में। आज आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट टॉपिक्स बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है बाबू लैक्टेशन। ठीक है, लैक्टेशन। तो इस लैक्टेशन में आपको जानना है कि लैक्टेशन क्या है, लैक्टेशन कहते हैं किसको, लैक्टेशन की क्रिया कब होती है। तो समझिए, लैक्टेशन वैसी क्रिया है जिसमें मिल्क का सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण, मतलब बनना, सेक्रीशन मतलब स्रावित होना, एवं इजेक्शन मतलब बाहर निकलना, है ना। ये तीनों जो प्रोसेस होता है, इस तीनों प्रोसेस को हम लोग लैक्टेशन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक ना, मतलब आप कह सकते हैं कि लैक्टेशन वैसी क्रिया है जिसमें मिल्क का सिंथेसिस, सेक्रीशन एवं इजेक्शन होता है ना। इसको आप लिख सकते हैं बाबू ऐसे, हम लोग कह सकते हैं लैक्टेशन इन्वॉल्व्स द सिंथेसिस, सेक्रीशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, लैक्टेशन के प्रारंभिक अवस्था में, ठीक ना, लैक्टेशन के प्रारंभिक अवस्था में कुछ दिनों तक जिस मिल्क का उत्पादन होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं क्या, तो उसे हम लोग कोलोस्ट्रम कहते हैं। आप लोग क्या किए होंगे कि जब भी कोई जंतु, है ना, कोई जानवर, गाय हो, भैंस हो, देखते होंगे जब बच्चे को जन्म देती है और जन्म के बाद उसके मैमेरी ग्लैंड से जो पहला मिल्क बाहर निकलता है, वो मिल्क काफी गाढ़ा होता है, प्योर व्हाइट नहीं दिखता है, वो हल्के पीले कलर का दिखाई देता है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो पहला फर्स्ट इजेक्टिंग मिल्क फ्रॉम मैमेरी ग्लैंड इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम, है ना। मैमेरी ग्लैंड से जो सबसे पहला मिल्क बाहर आता है उसे हम लोग कोलोस्ट्रम कहते हैं, है ना। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं, है ना, क्या लिखेंगे, फर्स्ट इजेक्टिंग मिल्क इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम, है ना। जो सबसे पहला जो मिल्क बाहर निकलता है उस मिल्क को हम लोग कोलोस्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो कहिएगा कि आखिर ये कोलोस्ट्रम कितना बेनिफिशियल साबित होता है, कितना फायदेमंद होता है। तो इस फर्स्ट इजेक्शन मिल्क में या कोलोस्ट्रम में कुछ एंटीबॉडी पाया जाता है बाबू, और वह एंटीबॉडी न्यू बॉर्न बेबी को, नया जन्मा हुआ बच्चा को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है, रोग से लड़ने की क्षमता को डेवलप करता है। अर्थात वह मिल्क किसी भी, है ना, न्यू बॉर्न बेबी के लिए, नया जन्मा हुआ बच्चा के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। कहिएगा ये लैक्टेशन की क्रिया होती है कब? ऐसे तो लैक्टेशन की क्रिया प्रेगनेंसी की समाप्ति पर होता है। प्रेगनेंसी खत्म होगा, बच्चे का जन्म होगा तो लैक्टेशन शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा, बिना बच्चे के जन्म हुए, है ना, कभी भी लैक्टेशन मिल्क का ना सिंथेसिस होता है, ना सेक्रीशन होता है, ना इजेक्शन होता है। मतलब मिल्क को बनने के लिए बच्चे का जन्म लेना जरूरी होता है। तो लैक्टेशन की जो क्रिया होती है प्रेगनेंसी की समाप्ति पर होता है, लेकिन इसका फ्री फ्लोइंग जो होता है बाबू चाइल्ड बर्थ के बाद होता है। यह लैक्टेशन जो होता है यह दो फेज में बटा होता है, दो भाग में बटा होता है ना। तो सबसे पहला जो हम पार्ट करते हैं वो है मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क फॉर्मेशन, और दूसरा जो होता है जिसे कहा जाता है मिल्क इजेक्शन,
पहला मिल्क फॉर्मेशन और दूसरा क्या होगा, मिल्क इजेक्शन। तो देखिएगा, मिल्क फॉर्मेशन में आपको यह जानना है कि आखिर यह मिल्क बनता है कैसे, है ना। मिल्क फॉर्मेशन में आपको यह जानना है कि आखिर यह मिल्क बनता है कैसे। तो आप लोग कभी पढ़े होंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, है ना, मीन्स सेजाइटल सेक्शन ऑफ ब्रेस्ट के बारे में बताए थे, कुछ याद होगा, है ना। जो नहीं पढ़ा है, एनसीईआरटी डायग्राम फिगर में, एनसीईआरटी बुक में इसका डायग्राम दिया हुआ है। यह है ब्रेस्ट बार और यहां से इस तरह से रहता है, क्या आपको बताया होंगे, ये जुड़ा हुआ क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट है, यह है ग्लैंडुलर एल्वियोलाई, है ना। ऐसे करके फिगर में आपको हम बताए हैं। अगर नहीं होगा फिगर, एनसीईआरटी किताब निकालिएगा, उसमें भी इस तरह से फिगर बना हुआ है। तो देखिए इस फिगर में क्या बताएं, है ना, ये वाला जो पार्ट है, इस डक्ट को हम लोग कहते हैं क्या, लैक्टिफेरस डक्ट। अब देखिए मिल्क का फॉर्मेशन होता है कहां, तो मिल्क का फॉर्मेशन जो होता है यह मैमेरी ग्लैंड के इस ग्लैंडुलर एपिथेलियम या ग्लैंडुलर एल्वियोलाई में होता है बाबू। यहां पर मिल्क बनता है और इस डक्ट के द्वारा होते हुए, इस नली द्वारा होते हुए इस निपल तक पहुंचता है। ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग कहते हैं निपल, यहां से मिल्क बाहर निकलता है। तो इस मैमेरी ग्लैंड के, है ना, इस ग्लैंडुलर एल्वियोलाई में मिल्क का फॉर्मेशन होता है, जो लैक्टिफेरस डक्ट द्वारा होते हुए कहां पर, निपल तक आएगा। निपल वाले रीजन में मिल्क के जमा होने के कारण आपको बताए थे कि लैक्टिफेरस डक्ट का आगे का भाग क्या होता है, ये फैलता है और फैलने के बाद लैक्टिफेरस साइनस का निर्माण करता है। ये तो बता चुके हैं। अब देखिए, तो कहिएगा आखिर यहां पर मिल्क बनेगा कैसे, कोई ना कोई हार्मोन तो वर्क करेगा। तो मिल्क फॉर्मेशन की क्रिया में मैमेरी ग्लैंड में मिल्क के बनने के लिए, है ना, कौन सा हार्मोन, तो यहां पे लिखते हैं बाबू, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ना, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होगा यह मींस मदद करेगा। मतलब अगर आपसे यह पूछा जाए कि मैमेरी ग्लैंड में मिल्क का फॉर्मेशन किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है, तो क्या कहेंगे, प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा। तो देखिएगा यहां पर एक पॉइंट लिख देते हैं, इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ मिल्क, है ना, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ मिल्क, और कहिए इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, ठीक है ना। अब देखिए कहिएगा इस हार्मोन का सेक्रेशन होता है कहां से, तो ये भी लिखते हैं, ये इसका सेक्रेशन, इट सेक्रीट फ्रॉम एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब इसका निर्माण जो होता है ना, या इसका प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो सेक्रीशन होता है, यह पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर लोब से होता है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब आगे देखिए ग्लैक्टोपोएसिस जो होता है, यह मिल्क फॉर्मेशन को कंट्रोल किए हुए रहता है बाबू, है ना। और यह ग्लैक्टोपोएसिस कुछ हार्मोन जैसे कि थायरोक्सिन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, इस हार्मोन के द्वारा यह कंट्रोल होता है। और यह बच्चे के जन्म के बाद तकरीबन 7 से 9 महीने तक, 7 से 9 महीने तक यह मौजूद रहता है। मतलब आप केयर करते होंगे, गाय या भैंस के द्वारा भी देखते होंगे, खासकर गाय के द्वारा बच्चे का जन्म होता है, तो कब तक वो मिल्क का प्रोडक्शन करेगी, तो मैक्सिमम कब तक, 7 से 9 महीने तक, ठीक ना। तो ग्लैक्टोपोएसिस जो होता है, ये मिल्क के सिंथेसिस को, मिल्क के फॉर्मेशन को ये कंट्रोल किए हुए रहता है। अब दूसरा पॉइंट में देखेंगे, दूसरा पॉइंट में आता है मिल्क इजेक्शन। इजेक्शन का मतलब होता है बाहर निकलना, है ना। इसमें क्या होगा कि इसमें मैमेरी ग्लैंड से मिल्क जो होता है बाहर निकलता है। कैसे निकलेगा, है ना। तो देखिए मिल्क इजेक्शन की क्रिया में भी एक हार्मोन भाग लेता है, और उस हार्मोन का नाम है बाबू ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये क्वेश्चन आया भी है, इसको याद रखेंगे।
तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम क्या है ना? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है ना? इट हेल्प्स इन इजेक्शन ऑफ मिल्क, है ना? लिखते हैं एंड इट सेक्रीट फ्रॉम posterior lobe of pituitary gland, है ना? बस 2 पॉइंट इसमें याद रखेंगे। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो आपको बताए, इसका सेक्रीशन होता है कहां से? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर लोब से, जबकि है ना ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सेक्रीशन कहां से? तब पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टेरियर लोब से। तब कहिएगा ये सेक्रीट कब हो? तो देखिए समझिएगा मेथड क्या होता है। बच्चा जब इस निपल को सक करता है, तो निपल को सक करने से इसके चारों ओर होता है बाबू टच रिसेप्टर, है ना? जो उसके लिप्स को टच करने पर ये एक्टिवेट होता है। और जब ये एक्टिवेट होगा, है ना, टच रिसेप्टर के एक्टिवेट होने पर ये करता है क्या कि यह पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टेरियर लोब को इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के सेक्रीशन के लिए स्टिमुलेट करता है। मतलब याद रखिएगा कि जब तक बच्चे द्वारा निपल का सकलिंग नहीं होगा, सक नहीं करेगा, टच रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं होगा, और जब यह स्टिमुलेट नहीं होगा तब पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टेरियर लोब से इस हार्मोन का सेक्रीशन भी नहीं होगा, और ये जब नहीं निकलेगा तो मैमेरी ग्लैंड से मिल्क भी बाहर नहीं आएगा। तो वही मेथड आपको हम बता रहे हैं कि बच्चे द्वारा निपल को सक करने से क्या होता है कि टच रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है ना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टेरियर लोब को, है ना, ऑक्सीटोसिन और हार्मोन के सेक्रीशन के लिए स्टिमुलेट करता है। और जैसे ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेगा, ये क्या करता है? तो ये क्या करता है कि यह मैमेरी ग्लैंड के इस मायोइपिथेलियम को, है ना, इस तरह का मायोइपिथेलियम होता है चारों तरफ से, है ना, तो मैमेरी ग्लैंड के इस मायोइपिथेलियम को तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसको सिकोड़ेगा, और जब सिकोड़ेगा तो इस मैमेरी ग्लैंड से मिल्क इस लैक्टिफेरस डक्ट द्वारा होते हुए निपल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो 2 चीज आपको यहां पर मींस टोटल 4 आपको पॉइंट याद रखना है। एक तो लैक्टेशन का डिफिनेशन हो गया, दूसरा याद रखना है ना, कि कोलोस्ट्रम क्या है या कोलोस्ट्रम किसे कहते हैं, है ना? तो मैमेरी ग्लैंड से जो पहला मिल्क बाहर आता है उसी को हम लोग कोलोस्ट्रम कहते हैं। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि मिल्क फॉर्मेशन की क्रिया किस हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है? तो कौन हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसका सेक्रीशन कहां से होगा? तो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर लोब से होता है। चौथा पॉइंट याद रखना है ना, कि मिल्क इजेक्शन की क्रिया किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो मिल्क इजेक्शन मतलब होता है बाहर निकलना, और यह कंट्रोल किसके द्वारा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा होगा। और इसका सेक्रीशन कहां से? तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टेरियर लोब से होगा। आप लोग एक चीज और केयर करते होंगे, देखते होंगे बहुत सारा व्यक्ति जो खासकर गाय और भैंस को पालता है, खटाल जिसको बोलते हैं, खटाल में बहुत सारा गाय होता है जिसका बच्चा मर जाता है। तो मरता है तो खटाल का मालिक देखिएगा, वो जो इस गाय को पालता है, वो दूध निकालने से पहले उस काऊ को क्या करता है? एक सुई देता है बाबू। वो सुई और किसी चीज का नहीं होता, यही हार्मोन का होता है। जब तक उसके ब्लड में या बॉडी में हार्मोन का सेक्रीशन नहीं, हार्मोन जैसे ही जाता है ना, ये मायोइपिथेलियम को तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करके मैमेरी ग्लैंड से मिल्क को क्या करता है? बाहर निकाल देता है। ठीक ना? इस टॉपिक्स में यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग कम से कम ध्यान से जो भी वीडियो आप लोग देखिएगा, है ना, उस वीडियो को पूरा देखिए, और देखने के बाद आप लोग प्रयास करेंगे कि कॉपी में कुछ नहीं तो आपका डिटेल्स नोट्स जो होगा वो तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ही, है ना, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आता है बाबू, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या करेंगे कि अभी से जितने बार हम बोले हैं उसको आप लोग केयर करके लिखते जाइएगा। थोड़ा सा वीडियो भी में हम धीरे धीरे ही बोलते हैं, है ना, लिखने में परेशानी भी नहीं होगा, है ना। तो अभी से अगर ऑब्जेक्टिव आप लिखते जाएंगे, मेन पॉइंट को भी याद रखेंगे, एग्जामिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो पाएगा बाबू।
है ना। तो बेहतर है कम से कम ऑब्जेक्टिव का नोट्स आप लोग बनाते जाइए, है ना, ताकि आगे दिक्कत ना हो, ठीक ना। आप लोग में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो वीडियो अपलोड करने के बाद देखते हैं कि वीडियो आया है, 2 मिनट 3 मिनट देखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, है ना। आप फिर नेक्स्ट वीडियो जब डालते हैं तो आप कहते हैं बहुत सारा कि सर समझने में दिक्कत हो सकता है, या समझ में किसी को नहीं भी आता होगा। तो रीज़न यही हुआ, वो जो भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, है ना। इस लॉकडाउन में इसके अलावे हम लोग के पास कोई उपाय नहीं है ना। हम लोग चाहते हैं कि किसी हालत में आपका सिलेबस टाइम टू टाइम क्लियर रहे, है ना, पढ़ाई आपका रुके नहीं, बाकी आपका पढ़ना काम है ना। आप लोग कैसे पढ़िएगा, वीडियो अपलोड है, एक बार नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, है ना, वो आपको बेनिफिट करेगा, ठीक ना। चलिए इसका लास्ट, इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक्स आपको और पढ़ना है। आज ये चैप्टर को हम इस वीडियो में खत्म कर रहे हैं, अगले वीडियो से आपका नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करेंगे, है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये लास्ट टॉपिक जिसमें पढ़ना है ट्विंस के बारे में। तो अगला टॉपिक हम हेडिंग दिए हैं वो क्या, ट्विंस, ठीक है। तो देखिएगा इसमें आपको ये जानना है कि आखिर ये ट्विंस है क्या, ट्विंस का मतलब क्या होता है, ट्विंस कहते हैं किसको। तो ट्विंस को हम लोग हिंदी में जुड़वा बोलते हैं, है ना। आप लोग सब जुड़वा का नाम सुने होंगे, ठीक ना। तब कहिएगा ये जुड़वा बच्चा है क्या, किसको कहेंगे ट्विंस, और ये ट्विंस का डेवलपमेंट होता है कैसे। तो देखिए आप लोग जनरली आप लोग क्या जानते हैं कि कोई भी ह्यूमन फीमेल एक बार में एक समय में कितने बच्चे को जन्म देती है, मात्र एक बच्चा को जनरली। लेकिन कभी कभी कुछ फीमेल होती है जो कुछ मिनट के इंटरवल में एक से अधिक बच्चे को जन्म देती है, कोई 2 3 4 तक, है ना। अभी हाल फिलहाल में पटना में आप न्यूज में सुने होंगे, एक महिला ने इस लॉकडाउन में 5 बच्चे को जन्म दिया, है ना। तब कहिएगा जनरली एक बच्चा, और किसी किसी के द्वारा 5-5 बच्चे का जन्म होता है। तो भाई 2 बच्चा है तब तो आप कहिएगा 2 बच्चा है तब तो हम ट्विंस कहते ही हैं। क्या 2 से ज्यादा होता है तो उसका और कोई अलग से नाम है नहीं, है ना। एक से ज्यादा बच्चा, 2 रहे 3 रहे 4 रहे, सभी को हम लोग क्या कहेंगे, ट्विंस ही कहते हैं, है ना। तो वही आपको हम बताए कि जनरली कोई भी ह्यूमन फीमेल एक समय में एक ही बच्चे को जन्म देती है, लेकिन कभी कभी कुछ ह्यूमन फीमेल कुछ मिनट के इंटरवल में एक से अधिक बच्चे को जन्म देती है बाबू। तो जन्म लेने वाले इन बच्चों को हम लोग ट्विंस के नाम से जानते हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि उस फीमेल के यूट्रस में एक से ज्यादा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है ना। अरे ज्यादा एम्ब्रियो डेवलप होगा तब ना एक से ज्यादा बच्चे को जन्म देगी। तो कहिएगा आखिर ये पॉसिबल है कैसे, होता है क्या। तो देखिए ये ट्विंस जो होता है बाबू, ये 3 तरह का होता है ना। कौन कौन, तो सबसे पहला जो होता है इसको कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। दूसरा होता है जिसको कहते हैं फ्राटर्नल, या इसी को कहेंगे नन आइडेंटिकल ट्विंस। और तीसरा जो होता है बाबू इसको कहा जाता है सियामीज, या इसी को कहते हैं कंजॉइंट ट्विंस, है ना। मतलब ट्विंस जो होता है ये 3 तरह का होता है, 3 प्रकार का होता है, आइडेंटिकल ट्विंस, फ्राटर्नल या नन आइडेंटिकल ट्विंस, और तीसरा होता है सियामीज या कंजॉइंट ट्विंस। तो समझिएगा आइडेंटिकल ट्विंस जो होता है ये मोनोजाइगोटिक होता है। पहला चीज इसको लिखते हैं क्या, ये मोनोजाइगोटिक होगा। मतलब आइडेंटिकल ट्विंस का डेवलपमेंट एक ही जाइगोट से होता है। मतलब एक जाइगोट का मतलब क्या हुआ, अरे एक ओवम एक स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कर करके कई गो जाइगोट, तो एक गो जाइगोट बनाएगा, है ना। एक ओवम एक स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कर एक जाइगोट का निर्माण करता है, ठीक ना। अब देखिए तो कहिएगा एक के जाइगोट से 2 एम्ब्रियो बना कैसे, है ना। तो इस जाइगोट में एबनॉर्मल डिवीजन के कारण, है ना, 2 एम्ब्रियो बनता है। मतलब आइडेंटिकल ट्विंस का डेवलपमेंट
एक ही जायगोट में एबनॉर्मल डिवीजन से उत्पन्न हुए दो एम्ब्रियो के द्वारा होता है। तब कहिएगा हम कैसे पहचानेंगे कि कोई आइडेंटिकल ट्विंस है कि नहीं है? तो दो चीज आप केयर कीजिएगा। आइडेंटिकल ट्विंस जो होगा ये हमेशा सेम सेक्स का होगा। सेम सेक्स कहने का मतलब एक ही सेक्स का होगा, मतलब या तो दोनों लड़का होगा या फिर दोनों लड़की होगी। इसका मेन पहचान क्या है ना, कि यह एक ही प्लेसेंटा से जुड़ा रहेगा, है ना। तो यहां लिख देते हैं बाबू, अटैच्ड फ्रॉम सिंगल प्लेसेंटा। यहां तक तो क्लियर हो गया। बस तीन चीज याद रखिएगा, आइडेंटिकल ट्विंस मोनोजाइगोटिक होता है, सेम सेक्स का होगा, एक ही सेक्स का होता है, और दोनों ट्विंस एक ही प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। चलिए दूसरा हम बात करते हैं फ्रैटर्नल या नन आइडेंटिकल्स। नन आइडेंटिकल जो एक समान नहीं हो, तब कहिएगा ई किसको कहेंगे? तो आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को बताए हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि कभी कभी जब ह्यूमन के ब्लड में FSH का लेवल बढ़ता है, तब मीन्स जहां एक महीने में 28 दिन में एक ओवम का सिलेक्शन होना चाहिए, कभी कभी वहां पर 2 या उससे अधिक ओवम क्या होता है, सेलेक्ट हो जाता है। मतलब एक से ज्यादा ओवम कब रिलीज होगा? जब FSH का लेवल बढ़ेगा। तब कभी कभी ह्यूमन फीमेल के ब्लड में जब FSH का लेवल बढ़ जाता है, तो एक के स्थान पर दोनों ओवरी से एक एक ओवम, मतलब एक से ज्यादा ओवम क्या होता है, रिलीज होता है बाबू। तो जब एक से ज्यादा ओवम रिलीज होगा, तो ये अलग अलग स्पर्म से क्या होगा, फर्टिलाइज करेगा, है ना। तो अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज करेगा, तो जायगोट भी क्या होगा, अलग अलग बनेगा। इसका मतलब क्या होगा कि फ्रैटर्नल या नन आइडेंटिकल ट्विंस जो होता है, ये मोनोजाइगोटिक की डाई, है ना। तो ये अलग अलग ओवम अलग अलग जायगोट से डेवलप हो रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, डाई जायगोटिक होगा। ठीक, कहिएगा ये क्या, इसका पहचान क्या है? तो इसमें एक चीज है बाबू, ये सेम सेक्स का भी हो सकता है, मतलब यह सेम सेक्स या डिफरेंट सेक्स किसी भी सेक्स का हो सकता है। दोनों या तो लड़का होगा, दोनों लड़की भी हो सकती है, या फिर एक लड़का एक लड़की होगी, ठीक ना। और यह अलग अलग प्लेसेंटा से जुड़ा रहेगा, मतलब यहां पे लिख देते हैं अटैच्ड फ्रॉम सेपरेट प्लेसेंटा। अलग अलग प्लेसेंटा से क्या होगा, ये जुड़ा रहेगा। अब देखिए तीसरा होता है सियामीज या कंजॉइंट ट्विंस। तो ये क्या होगा, आपको क्लीवेज में क्या बताए थे कि जो जायगोट बना, जायगोट में पहला बार क्लीवेज होता है तो क्या बनता है, कैगो ब्लास्टोमियर, 2 ब्लास्टोमियर बना। तो इस ब्लास्टोमियर के पेराइटल सेपरेशन, मतलब दोनों पूरी तरह से अलग नहीं होता है, किसी न किसी एक स्थान पर जुआ रह करके दोनों अलग अलग एम्ब्रियो के रूप में डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो वही बताए कि मींस जायगोट में फर्स्ट क्लीवेज के बाद 2 ब्लास्टोमियर का निर्माण होता है, जिसके पेराइटल सेपरेशन से, है ना, अलग अलग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो कहिएगा इसका पहचान क्या है, मतलब ये क्या होगा, मोनोजाइगोटिक की डाइजाइगोटिक। तो ये भी हो जाएगा बाबू क्या, मोनो जाइगोटिक। एक ही जाइगोट से 2 एम्ब्रियो बना, तब कहिएगा इसका पहचान क्या है। तो इस प्रकार का जो एम्ब्रियो होता है, यह बॉडी के किसी निश्चित स्थान पर, है ना, जैसे हिप हो गया, चेस्ट हो गया, बैक पीछे हो गया, फेस चेहरा हो गया, किसी न किसी स्थान पर दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। आप देखते होंगे, आप सुने भी होंगे, है ना, कि कभी कभी ट्विंस का जो बॉडी होता है कहीं ना कहीं किसी स्थान से जुड़ाता है, दोनों अलग नहीं रहता है, उसको ऑपरेशन के माध्यम से अलग किया जाता है ना। तो ऐसा जो ट्विंस होगा वो किसी न किसी बॉडी पार्ट से एक दूसरे से क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा। चलिए बहुत सिंपल सा है, ये तीनों तो क्लियर हो गया होगा। आइडेंटिकल ट्विंस मोनोजाइगोटिक, ठीक है, दोनों सेम सेक्स का होगा, या तो लड़का दोनों हो या दोनों लड़की हो सकती है, मींस एक ही प्लेसेंटा से जुड़ा रहेगा।
फ्रैटर्नल या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस जो होता है ये अलग अलग जाइगोट से बनता है। ये सेम सेक्स का हो सकता है या डिफरेंट सेक्स का हो सकता है ना। और ये अलग अलग प्लेसेंटा से जुड़ा रहेगा। लेकिन सियामेस या कंजॉइंट ट्विंस जो होता है यह एक ही जाइगोट के पैराइटल सेपरेशन से बनता है, मोनोजाइगोटिक होता है ना। और सबसे बड़ी बात कि इसका पहचान क्या है कि इस तरह का ट्विंस बॉडी के किसी स्थान से आपस में एक दूसरे से जुड़ा रहता है। बाबू आशा करते हैं कि आप लोग को यहां तक इस वीडियो में इस टॉपिक्स में समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर फिर भी दिक्कत होता है बाबू तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, है ना। बताएंगे, समझा देंगे फिर से। और नहीं तो फिर जब लॉकडाउन खत्म होगा आप लोग क्लास में आएंगे उसमें क्या करेंगे, आपका जो कंफ्यूजन होगा उसको क्लियर करेंगे, ठीक ना। तो यहां पर आपका ये वाला पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर दिए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पूरा टॉपिक समाप्त हो गया, है ना। जहां जहां जिस टॉपिक्स में जिस स्टूडेंट को दिक्कत होता है या जिन लोगों को दिक्कत होता है प्रयास कीजिए, है ना। एक बार में समझ में नहीं आया उस वीडियो को आप दोबारा देखिए, है ना। लिखना है, आप नहीं लिख पाते हैं, बस जहां पे लिखने वाला नोट्स आ जाए वहां पे आप पॉज करके क्या करो, है ना, जो लिखा हुआ है उसको आप नोट्स के रूप में तैयार कर लो। जैसे हम बोलते हैं नोट्स भी आप जानते हैं उसी तरह से हम हूबहू लिखाते हैं, कोई अंतर तो है नहीं, है ना। फिर भी नोट्स आपको पीडीएफ के द्वारा हम व्हाट्सएप पर भेजेंगे, ये आपको हम बताए हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, टाइम लग रहा है बाबू, इसलिए आप लोग वेट कीजिए। वीडियो जो अपलोड कर रहे हैं उसको आप बार बार देखिए, है ना। नोट्स तैयार कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। बाकी का जो नोट्स होगा हम पूरा लिखित नोट्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए आपको हम बताए थे कि आप लोग सभी अपना फुल एड्रेस, है ना, अपना बैच टाइम और जो आपके आई कार्ड में जो रोल नंबर दिए हैं वो रोल नंबर मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, है ना। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आपको हम बता भी चुके हैं, जो नहीं जानते हैं उसको एक बार हम लिख देते हैं 9708238094। इस पर आप सेंड कर दीजिएगा, ग्रुप में आपको हम ऐड कर देंगे, ग्रुप पूरा बन जाएगा तो पीडीएफ नोट्स आप लोग को हम प्रोवाइड करेंगे। अब आशा करते हैं कि इसके बाद तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपके लिए जितना सक्षम है, जितना हम कर सकते हैं, आपका पढ़ाई बाधित ना हो इसके लिए इतना मेहनत करते हैं। इस मेहनत को आप भी कारगर कीजिए, है ना। पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। बाकी का जो भी होगा अब तो अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। उस चैप्टर का नाम है बाबू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। चलिए उसमें भी पार्ट बाय पार्ट जैसे जैसे टॉपिक्स आएगा आपको हम बताते जाएंगे, है ना। जितना धीमा हो, जितना स्लोली हो, जितना स्लो मेथड हो उतना आपको हम स्लो करके ही बताएंगे, ताकि आपको लिखने की भी जरूरत हो तो आराम से आप क्या कीजिए, लिखिएगा। लास्ट में जब वीडियो देख लीजिए तो एक बार आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना, ताकि अगला वीडियो जब हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, है ना। आपको पता लग जाए वीडियो अपलोड हुआ है, उस वीडियो को आप क्या कीजिए, घर में बैठे बैठे देखिए, ठीक है। चलिए बाकी का नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में आपको हम अपलोड करेंगे।